हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुयापा। अगर अभी भी आप नए हैं इस चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, एजुकेशनल और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट जो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो एनआईएसएम म्यूचुअल फंड के 5 ईयर सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर्स खत्म कर दिया है। अब हम लोग 7 चैप्टर पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनएवी, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं म्यूचुअल फंड में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब पहला क्लास हुआ था, पहला या दूसरा क्लास हुआ था, तो मैंने कहा था ना कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, तो वहाँ पे वो पैसा एज अ एक पूल में जाता है। और वो पूल में जाने के बाद स्टॉक्स जिस तरीके से अप एंड डाउन होकर फ्लक्चुएट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो पैसा जाने के बाद उस फ्लक्चुएशन की वजह से उस पूल का भी वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू अप एंड डाउन होता है। तो उसी वैल्यूएशन को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है अभी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब कि एक म्यूचुअल फंड को जो रन करते हैं उसमें उसका क्या रेशियो क्या है, आपका एग्जिट जो भी एक्सपेंस है उस फंड के कंपैरिजन में वो रेशियो कितना है, कितना एक्सपेंस हो रहा है। जो उस सारे टोटल एक्सपेंस का एक रेशियो होता है, जिसको हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं म्यूचुअल फंड में। ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और यूनिट्स की प्राइसिंग कैसे की जाती है इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, द यूनिट होल्डर्स फंड इन द स्कीम इज कॉमनली रिफर्ड एज नेट एसेट। जो भी आपको स्कीम में आपको मिलता है, यूनिट होल्डर्स को मिलता है, उसको बोलते हैं एनएवी। जो आपको अलॉट की जाती है, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। दैट्स मीन नेट एसेट। ओके। And net asset includes the amount originally invested, the profit booked in the scheme, as well as appreciation in the investment portfolios goes up when the market goes up, even the investment has have not been sold. इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया जैसे आपने 1 लाख रुपया, ठीक। अब 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया। अब मार्केट के फ्लक्चुएशन या ऊपर नीचे होने की वजह से 1 साल आपने मार्केट में इन्वेस्ट रखे, तो आपकी वैल्यूएशन होगी 1,30,000 रुपया। ठीक है। अब आपकी जो एनएवी है, आपकी जो एनएवी है वो 1,30,000 रुपया हो गया। ये आपका वैल्यूएशन हो गया। ठीक है। वैल्यूएशन आपका कैसे निकलता है, मैंने बताया था कि जो आपको यूनिट मिलती है, यूनिट अलॉट होती है, मल्टीप्लाइड बाई नेट एसेट वैल्यू, आपका नेट एसेट वैल्यू। तो ये आपका टोटल हो जाता है आपका वैल्यूएशन। तो 1,30,000 रुपीज आपका वैल्यूएशन हो गया। अब ये जो वैल्यूएशन जैसे जैसे घटता बढ़ता है, उसी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको जितने यूनिट दिए जाएंगे वो तो कम ज्यादा होंगे नहीं। जैसे आपने एक गोल्ड खरीदा 57 ग्राम रुपीज का, अब गोल्ड का प्राइस 1 लाख हो जाए या 1.5 लाख रुपए हो जाए, लेकिन आपका जो गोल्ड है वो तो 57 ग्राम्स ही रहेगा ना। तो यही चीज आपका आपका एनएवी जो है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट गोज अप इवन इफ द इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन सोल्ड। और आपने उस पैसे को नहीं बेचा है, तो मार्केट की बढ़ने की वजह से आपका जो एनएवी है वो एप्रिशिएट होता है, वो घटता बढ़ता है मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से। तीसरा पॉइंट, एनएवी ऑफ द स्कीम विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो which in turn depends upon the value of the securities held in it। एनएवी किस पे डिपेंड करता है, जो भी फंड मैनेजर ने जो भी शेयर्स खरीदे होंगे, उन शेयर्स के अप एंड डाउन होने की वजह से, उनके प्राइस के अप एंड डाउन होने की वजह से टोटल नेट एसेट वैल्यू बनती है। और एनएवी जो है हर शाम को डिक्लेयर करनी पड़ती है, मतलब एवरी डे चेंज होती है, जो भी बिजनेस डे होता है। सपोज करिए एग्जांपल, टाटा मोटर का एक शेयर है, ठीक है, वो आपका सपोज करिए 600 रुपया है। ठीक है। टीसीएस का शेयर है वो 3500 रुपया है। इसी तरीके से लगभग 10-15 स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड एएमसी ने लिया है। ठीक। अब अ, जितने भी स्टॉक उसने बाई किए हुए हैं, अब उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं, तो एनएवी डिसाइड हो जाती है। ठीक। अब एनएवी डिसाइड हो गई। अब कल को टाटा का मोटर्स का प्राइस 630 रुपया हो गया और टीसीएस का प्राइस 4,000 रुपया हो गया। तो इसी तरीके से जो भी उसने 15-20 फंड लिए हैं उसके भी प्राइस डेली वेरिएबल होंगे और डेली डेली आपके चेंज होंगे। तो उन्हीं चेंजेस की वजह से आपका जो भी डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस
होने की वजह से एनएवी की प्राइस भी अप एंड डाउन होती है। तो यही बोला गया है इस चीज में कि स्टॉक्स के चेंज होने की वजह से भी एनएवी अप एंड डाउन होती है। ठीक। The process of valuing each security in the investment portfolio of the scheme at its current market value is called mark to market। जो भी डिफरेंस आता है वैल्यूएशन, जैसे कि मान के चलिए कि 120 रुपए एनएवी है, ठीक है। अब अब वैल्यू हो गई 119 रुपए, तो 1 रुपए पर यूनिट जो चेंजेस आया, नीचे हुआ माइनस हुआ, या 1 रुपए बढ़ गया, सपोज करिए 121 रुपीज हो गया यूनिट, तो 1 रुपए ये प्राइसिंग आपका बढ़ गया। तो ये जो 1 रुपए प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, अब कल को 121 रुपए से 122 हुआ, तो पिछले दिन से जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस आर चार्ज टू द स्कीम बाई एएमसी। जो भी इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस है, वो फीस आपकी चार्ज होती है एएमसी। एडवाइजरी फीस मतलब कि जो भी फीस एक चार्ज करता है, उसी में से वो कमीशन भी पे ऑफ करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मतलब आप लोगों को। तो इसीलिए वो जो भी चार्जेस और एडवाइजरी फीस है, वो एएमसी खुद अपने पास पहले डिडक्ट करता है, फिर आपको नेक्स्ट मंथ में जो भी उसका प्रोसेस है देने का, उसे देता है। द डिफरेंस बिटवीन द एनएवी एंड रीपर्चेज प्राइस इज कॉल्ड एज एग्जिट लोड। आपने म्यूचुअल फंड बाई कर लिया, ठीक, और आपने म्यूचुअल फंड परचेज करने के बाद आप जब उसे बेच रहे हो, ठीक, 1 साल के अंदर अगर आप बेचते हो तो आपको एग्जिट लोड लगता है, और 1 साल के बाद अगर बेचते हो अपने पूरे म्यूचुअल फंड को, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द एनएवी एंड रीपर्चेज प्राइस इज कॉल्ड द एग्जिट लोड दिया है। जब, हालांकि ये थोड़ा लैंग्वेज में नहीं चाहिए, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। आपने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है। अब आप उस म्यूचुअल फंड को अगर 1 साल के अंदर बेच देते हो, एक 365 दिन पूरा होने से पहले, तो आपका जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू पे बेचोगे, तो आपका 1% का एक चार्ज लगता है। उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। मतलब आप एग्जिट कर रहे हो हमारे म्यूचुअल फंड से, तो हम आप पे एक चार्ज डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। बट आपका 1 साल पूरा हो गया, तो आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। और ये हर स्कीम पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है जिन पे एग्जिट लोड एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपने जो भी परचेज प्राइस किया है, जो भी बाई किया है परचेज प्राइस, ठीक है, और आपने उसको जो भी एनएवी में सेल कर दिया 1 साल के अंदर, तो आपके परचेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच में जो गैप आ गया, जो चार्ज का गैप आ गया, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, समझ के फिर से बता देता हूँ एग्जाम्पल पे। 1 लाख रुपए आपने बाई किया था, आपने जब बेचा तो आपको एक चार्ज देना पड़ गया जो कि हिडन है। अब बेचा हुआ अमाउंट 99,000 है, खरीदा हुआ 1 लाख रुपए, 1,000 रुपए जो आपका डिफरेंस जो बचा, वो आपका एग्जिट लोड कहलाएगा। यही कहने का मतलब है 6th पॉइंट में। क्लियर? NAV is to be calculated up to 4 decimal places in the case of index fund, liquid fund and other debt fund. In case of equity and balance fund, it to be calculated up to at least 2 decimal. इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। अगर आपका इंडेक्स है, तो जैसे NAV है 16, तो 4 डेसिमल तक आप ले जा सकते हो, 1 1 2 3। ठीक, वही आपका नॉर्मल फंड है। इंडेक्स के बारे में नहीं बोला, इंडेक्स, लिक्विड फंड एंड अदर डेट फंड, ठीक है। इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड एंड अदर डेट फंड, याद रखिएगा 4 डेसिमल पॉइंट तक। और और अदर जो नॉर्मल नॉर्मल केस है, ठीक, उसमें क्या है कि जैसे 16.11 यहाँ तक इस तरीके से डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। सेबी हैज बैंड एंट्री लोड्स। आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाई करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। एग्जिट लोड लगता है, बाई करने पे कोई चार्ज नहीं लगता है। दैट इज कॉल्ड बैंड एंट्री लोड्स, सो द सेल प्राइस नीड टू बी द सेम एज एनएवी। Exit load has to be credited back to the scheme immediately। जो भी आपका चार्ज किया जाता है एग्जिट लोड, वो उस स्कीम में तुरंत के तुरंत रिवर्स कर दिया जाता है। एएमसी अपने पास अपने पीएनएल में नहीं लेती है, वो स्कीम में ही रिवर्स कर दिया जाता है वो चार्ज। ठीक, म्यूचुअल फंड आर नॉट अलाउड टू चार्ज डिफरेंशियल एग्जिट लोड्स बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो के सर्टेन कमीशन बेसिस पे या सर्टेन परसेंटेज बेसिस पे ही चार्ज होता है। कोई किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं डिसाइड किया जा सकता कि हम इतना
चार्ज करेंगे। ये भी एक रूल है, ठीक है। जैसे 1% बोल दिया गया तो 1% ही चार्ज होगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। इनिशियल इशू एनएफओ एक्सपेंस आर बोर्न बाय नीस। इनिशियल इशू करने पे जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी एनएफओ एक्सपेंस होते हैं, वो सभी चार्ज किए जाते हैं एएमसी बेसिस पे। इन्वेस्टर से उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, इन्वेस्टर्स का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ है। इंडेक्स फंड या ईटीएफ टोटल एक्सपेंस रेशियो इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शैल नॉट एक्सीड 1%। जो इंडेक्स फंड है उसमें कोई मेहनत करनी नहीं है, जब फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, एक इंडेक्स को बेंचमार्क बना के अपना फंड बना देना है, तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लोज इंडेड इक्विटी स्कीम इक्विटी मैक्स टोटल एक्सपेंस रेशियो इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शैल नॉट एक्सीड 1.25। क्लोज इंडेड फंड में 1% से 1.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये याद करने वाले पॉइंट हैं। आपका इंडेक्स फंड में आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस मिला के मतलब कंपनी इससे ज़्यादा चार्ज कर ही नहीं सकती है। इसी में उसको सबको अपने खर्चे भी मेंटेन करने हैं, अपना ब्रोशर, बैनर, मार्केटिंग सब कुछ, और इसी में आपको कमीशन भी देना है। क्लोज इंडियन इक्विटी स्कीम में 1.25 है। ये दोनों याद रहेगा? बोलिए हाँ या ना। हाँ, याद रहेगा। एग्जाम में आएगा तो हम लोग सही सही आंसर करेंगे। ओके। 14th आता है द सिक्योरिटी शैल बी वैल्यूड एट द लास्ट कोटेड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट में जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो उस पर जो भी कोटेड प्राइस होता है सभी शेयर्स का, उन सभी शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है आपका एनएवी डिक्लेयर करने में, ठीक। When the securities are traded on more than one recognized exchange, the securities shall be valued at the last quoted closing price on the stock exchange where the security is principally traded. अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है तो उसमें जो प्रिंसिपली ट्रेडेड, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, वहां का लास्ट क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा एनएवी के कैलकुलेशन में। दोनों चीजें समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर से बैक कर लीजिएगा, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है। When a security is not traded on any stock exchange for a period of 30 days prior to the valuation date, the script must be traded as a non-traded script. अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें 30 दिन से कोई ट्रेड नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट मान लेते हैं, उसे नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट का दर्जा दिया जाता है, ठीक। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज द पोर्टफोलियो comprising of debt or money market instrument affected by the credit event। जो आपके लिक्विड और डेट फंड्स होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट, आरबीआई ने सपोज करिए कि आरबीआई ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करके लाया या कुछ उन्होंने इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन किए, तो उसकी वजह से भी जो चेंजेस होते हैं वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो चेंज हो जाते हैं लिक्विड फंड्स के या डेट म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। उसका जो पोर्टफोलियो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो इफेक्ट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, सभी बॉन्ड के अगर फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं तो उनके इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे, और उसके कम होने की वजह से आपके रिटर्न जो है आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे। एएमसी शैल नॉट इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस AMC shall not charge investment and advisory fees on the segregated portfolio। AMC कोई भी चार्ज नहीं कर सकती है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, मतलब एक कोई अलग अलग पोर्टफोलियो बना करके अपना कोई भी चार्ज नहीं कर सकती है। एक सर्टेन आपका कॉमन पोर्टफोलियो बना दिया, उस पोर्टफोलियो पे उसने बता दिया कि हम इतना एक्सपेंस रखेंगे, और उसके अलावा वो कोई भी चार्ज नहीं ले सकती है। एडवाइजरी फीस के नाम पे कोई चार्जेस नहीं, अलग से नहीं ले सकती है। जो एक्सपेंस रेशियो पहले मैंने बताया ना 1.25 और 1%, उसी में उसको पूरा चार्ज करना पड़ेगा। The net asset value of segregated portfolio shall be declared on a daily basis। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर शाम को देना मैंडेटरी है, जो कि एएमसी एमफी के वेबसाइट पर भी एप्लीकेबल करना है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डे ऑफ क्रेडिट इवेंट। जो भी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है, जो भी पोर्टफोलियो में चेंजेस होने हैं, वो जो भी क्रेडिट इवेंट होंगे, मतलब आरबीआई पॉलिसी, ये सब सारी सारी पॉलिसीज होंगी, तो उसकी वजह से अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं कि अभी ये इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसी
इवेंट से तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसी इवेंट पे वो सब कुछ जो चेंज है उसी इवेंट पे ही करना रहेगा, आगे पीछे नहीं, ठीक। All existing investors shall be allotted equal number of units in the segregated portfolio as held in the main portfolio as on the day of the credit event. जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको सेम अलॉटमेंट किया जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो आपने बना लिया है, एक अलग पोर्टफोलियो अपने प्राइम पोर्टफोलियो से अलग कर लिया है, तो उसी दिन आपको उस क्रेडिट इवेंट के खत्म होने के बाद आपको क्रेडिट करना होगा उन यूनिट होल्डर्स को। रिडम्पशन और सब्सक्रिप्शन इज नॉट अलाउड इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। आपने जो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें आपको एक पार्टिकुलर रिडम्पशन और आपका सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं होगा। यूनिट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो शैल बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। उस सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के जो भी यूनिट्स हैं वो आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में जो पीछे से हम लोगों ने पढ़ा। इससे हो सकता है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन आए, इतना रेलेवेंट नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है बस। एनएवी, एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है ये देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक्स प्लस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ मनी, मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड जो भी अभी तक मिला है और इंटरेस्ट अगर उस पर कोई भी अभी तक मिला है, उन सभी को ऐड कर देते हैं और उसमें से जो भी आपने फीस पे की है, उस फंड ने जो भी फीस पे की है उस फीस को उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जो फिगर आता है उस फिगर को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, मतलब जितने भी यूनिट्स अवेलेबल हैं उससे। ये डेली बेसिस पे ये वर्क होता है और इसी वजह से नेट एसेट वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज की वजह से चेंज होती रहती है। तो यूनिट्स को अगर सिंपल चीज में बोलें तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। दैट इज कैन बी वी से दैट इज आल्सो नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। दैट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर एवरीवन? आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक। अब हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो म्यूचुअल फंड में रहेंगे। अभी आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो आप कमेंट्स सेक्शन में हमें अपडेट कर सकते हो।